वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की साइंस की क्लासेस जो हम लोगों ने चलाई हुई है, उसी की ये नेक्स्ट वीडियो है। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कार्य ऊर्जा शक्ति नामक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चंस भी जितने पॉसिबल थे सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा लिए हैं। आज जो अगला टॉपिक है हमारा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम के सिलेबस का, बिल्कुल चूंकि हम सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जितने टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सिलेबस पर फोकस करते हुए सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। पिछली सारी वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इस वीडियो के एंड में मैं पिछले कुछ जो कमेंट आए हैं उनके नाम भी लूँगा और भी कुछ टिप्स दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं कि इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग टॉपिक जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और जो हम लोगों ने मतलब 2 पार्टों में डिवाइड किया था आपका सिलेबस, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसका आज ये आखिरी टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद सेकंड पार्ट पर हम बढ़ेंगे और सिलेबस को यहाँ पर लगभग पूरा करने की दिशा में आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट का ये आखिरी टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण जो टॉपिक है, यानी कि ग्रेविटेशन इसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज नॉलेज जो है वो लेंगे। देखिए, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को पढ़ने से पहले, इसके बारे में समझने से पहले, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ग्रह के बारे में नॉलेज देते हैं, जो कि ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी, ये तो हमारे सामने आता ही रहता है। जब से हम कक्षा 6 से भूगोल पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह ये आते रहते हैं। और जब भी गुरुत्वाकर्षण की बात हो तो सबसे पहले ग्रहों के बारे में नॉलेज लेना, ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो वही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रह होते क्या हैं। देखिए, हम लोग को सबको पता भी होगा कि ग्रह होते क्या हैं, और आप लोग यहाँ पर आपको हंसी भी आ रही होगी कि ग्रह पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ग्रह के बारे में नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। तो ग्रह होते क्या हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रह वे हैं, सूर्य एक तारा है और सूर्य वहीं पर रहता है जहां पर है, ऐसा अब तक माना गया था। लेकिन सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा की, ये अब माना गया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रह होते क्या हैं। ग्रह वह जो कि सूर्य के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, वृत्ताकार में नहीं, दीर्घवृत्ताकार में, ठीक है। तो जो दीर्घवृत्ताकार में कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं, वे पिंड, यानी कि उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, वे द्रव्यमान वाले पिंड जो सूर्य के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर जो परिक्रमण कर रहे हैं, वे ही ग्रह होते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ समझना है आप लोगों को, ताकि और समझ आपकी विकसित हो सके। आगे गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में ग्रहों का खेल है, ठीक है। कैसे?
ग्रह समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या है। अब इसके बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, पॉसिबिलिटी जिसकी है चाहे वो आए ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या क्वेश्चन होगा कि जब सब ग्रह अलग अलग कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या सबकी दूरी सूर्य से एक समान है? जी नहीं, सूर्य से सभी ग्रहों की दूरी जो है वो अलग अलग होती है। यानी कि कोई सूर्य के नज़दीक है तो कोई सूर्य से दूर है और कोई सूर्य से सबसे अधिक दूर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नामक टॉपिक के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि सूर्य से दूरी, यहाँ पर ग्रहों का क्रम क्या है सूर्य से दूरी के उपलक्ष्य में। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले सूर्य से दूरी देखते हैं कि किस ग्रह की सबसे कम है और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में लगाते हैं ग्रहों को। कैसे लगाते हैं? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह किस प्रकार से अरेंजमेंट, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है। यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, सबसे कम दूरी पर जो होता है सूर्य से वो होता है बुध। बुध के बाद दूरी किसकी सबसे और अधिक? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह लिखवा रहा हूं। सबसे कम दूरी पर सूर्य से बुध होता है, उससे अधिक दूरी पर शुक्र, उससे अधिक दूरी पर पृथ्वी, उससे अधिक दूरी पर मंगल और उससे अधिक दूरी पर बृहस्पति, फिर शनि। 8 ग्रह होते हैं टोटल। उससे अधिक दूरी पर होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, यूरेनस यानी कि अरुण, और फिर होता है नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये ग्रह हैं, अंग्रेजी में भी इनको हम लोग जान सकते हैं किस प्रकार से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का क्रम। यानी कि सबसे कम दूरी पर सूर्य से बुध होता है और सबसे अधिक दूरी पर नेपच्यून। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कुछ। वो ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि सबसे अधिक दूरी किसकी है, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन भूगोल से संबंधित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब जब ये ग्रह सारे हैं, ये 8 के 8 ग्रह मैंने लिख दिए, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो फिर इन पर क्या कुछ रूल लागू होते हैं गति करते समय? क्या ये अनियमित गति करते हैं? क्या कुछ नियम है क्या गति करने के? बिल्कुल, इनकी गतियों पर नियम लगाए गए हैं। तो ग्रहों की गति के संबंध में जो नियम है, वे नियम किसने दिए हैं? केपलर नामक वैज्ञानिक ने वे नियम दिए हैं। किसने? केपलर ने। तो वे नियम यहाँ पर पढ़ने बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं कि ग्रहों की गति के नियम भी हम गुरुत्वाकर्षण नामक टॉपिक के अंदर ही पढ़ते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, कोई आंकिक प्रश्न वहाँ से बनने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब पढ़ाने का तरीका होता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप छात्र हैं, यहाँ पर कक्षा 12 के बैचेस चलते हैं यूपी बोर्ड और के, तो वहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, पूरा डेरिवेशन सॉल्व कराया जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो पेपर का मेथड है वह डिस्क्रिप्टिव मेथड है, पूरा उन्हें विस्तार पूर्वक कॉपी के अंदर लिखना होता है, कॉपी उनको भरनी होती है, तो उसी के अनुसार वहाँ पर पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न फॉलो है और आप लोगों को केवल मलाई मलाई चाहिए, बिल्कुल वही चीज़ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कम से कम
हो और सटीकता बैठे कि जहां से क्वेश्चन बने केवल वही चीजें उठाई जाएं, पूरा सोलो करके न दिखाया जाए, उसको वहीं से समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझाया जाए। तो अब इसके अंदर जो इसके बाद ये हम लोगों ने लिख लिया है, तो ग्रहों की गति के संबंध में जो कुछ नियम हैं वो दिए हैं केपलर नामक वैज्ञानिक ने। 3 नियम हैं वे। तो तीनों नियमों के बारे में संक्षिप्त में यानी कि थोड़े में हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे भाई? आसान ही तो है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कोई ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो हमारे चारों तरफ चीज़ें देखने को मिलती हैं वही इसमें है। वैसे भी आप लोगों ने पहले कभी ना कभी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ग्रहों की गति के संबंध में केपलर नामक वैज्ञानिक के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। केपलर के नियम, तो इसमें यहां पर 3 नियम हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 एंड नियम नंबर 3। तो तीनों नियम यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है। जो पहला नियम है वो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। क्या नाम है पहले नियम का? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम, ये कौन सा नियम है भाई? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। याद रखना है आप लोगों को कि केपलर के ग्रहों की गति के संबंध में रूल रेगुलेशन 3 है, 1st, 2nd एंड 3rd। जो पहला नियम है उसका नाम है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। यानी कि केपलर ने ही सर्वप्रथम ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं वे वृत्ताकार कक्षा में नहीं अपितु दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे नहीं होते। कैसे? कि देखिए दीर्घ वृत्त ऐसे बनता है, ऐसे, सही में आ रहा है? तो यह दीर्घ वृत्त इस टाइप का होता है। तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके केंद्र पर नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। सूर्य उसके एक फोकस पर होता है, यानी कि सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा सूर्य। सूर्य कभी भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के केंद्र पर नहीं होता। यह भी केपलर ने बताया था कि सूर्य तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के कहीं एक और एक कोने में एक फोकस पर स्थित होता है। प्यारे बच्चों, फोकस पर स्थित होता है, केंद्र पर नहीं। और इसी फोकस पर स्थित होता है। यह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है तो सूर्य के चारों तरफ ही, चारों ओर से घेर रखा है सूर्य से ने, लेकिन सूर्य केंद्र पर न होकर के उसके कहीं एक फोकस पर स्थित होता है। और ये होती है इस दीर्घ वृत्ताकार जो मार्ग है इसकी अक्षें ये रही। ये यहाँ पर लघु अक्ष होती है, ये दीर्घ अक्ष कहलाती है। जो ऊपर से नीचे मिल रही है ये छोटे वाली, इसको कहते हैं लघु अक्ष। और जो यहाँ से यहाँ तक है इसको क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष। इसको दीर्घ अक्ष कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? इसको दीर्घ अक्ष और इसको लघु अक्ष कहा जाता है। तो सूर्य का जो पहला नियम है वो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम। आप लोग, मैं बोल रहा हूं चाहे तो नोट कर ले। क्या? कि सूर्य दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उस कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। और भी कक्षाएं हो सकती हैं, होगी सबकी शेप एक जैसी, याद रखनी है आप लोगों को बात। ठीक है, तो ये पहला नियम था। अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है यहां पर क्षेत्रफलीय है। सेकंड रूल है क्षेत्रफलीय वेग का नियम। किसका नियम? क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्षेत्रफलीय वेग का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या कहता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, समझाने भी जा रहा हूं। क्षेत्रफलीय वेग, क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या कहता है आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। ये बड़ा ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है तो इसलिए इसको समझा रहा हूँ। पहला नियम दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है किसी भी वेग से,
किसी भी वेग से, तो वह पहले चक्कर लगा रहा है कोई ग्रह, तो उस ग्रह को जो सूर्य से रेखा मिलाती है कैसे। अब देखिए मान लिया यहां पर कोई ग्रह है और वो यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से यहां तक ग्रह आ रहा है, इतना बड़ा, समझ में आ गई बात। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, समझाने की आवश्यकता इनको इतनी नहीं है क्योंकि एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास नहीं है ये, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि देखिए सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा ये हो गई, फिर ये हो गई, ग्रह जब यहां से है, यहां से यहां पर है, तो इस टाइप की। तो सूर्य, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार कर जाती है, ये इसका रूल है। समान समय में समान क्षेत्रफल। देख लो, अब मान लिया यहां से ग्रह चला और यहां पर है इस समय, मान लिया यहां से ग्रह है और यहां पर है, तो इसको यहां से यहां आने में डेल्टा टी समय लगा मान लिया, तो इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया, इतना क्षेत्रफल इसने कवर जो है वो कर लिया इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा का, ठीक है। तो अब डेल्टा टी समय में कोई ग्रह यहां से यहां पर पहुंच गया, उतने ही समय में इस बिंदु पर यहां से यहां तक, तो एक क्षेत्रफल ये कवर हो गया। एक ग्रह मान लिया यहां था, वो एक ग्रह यहां था, उतने ही समय में, ये मान लिया एक ग्रह की बात हो रही है कि डेल्टा टी समय में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाता है, तो इतना क्षेत्रफल कवर करता है। अगर यही ग्रह यहां पर है उतने समय में, तो यहां कितना क्षेत्रफल तय करेगा भाई, इस यहां से लेकर के यहां तक का तय करेगा। अब इन पॉइंट को मान ले, तो मान लिया ये ए से बी पर और यहां सी से डी पर, समझ में आ रही बात। तो एक बात यहां पर याद रखनी है कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, यानी कि ये रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल को पार कर जाती है। कैसे? क्योंकि एक बात याद रखनी है आप लोगों को कि जितना ये क्षेत्रफल है उतने ही समय में ये यहां से यहां पर जा रहा है, समय अंतराल तो बराबर है, यहां भी उतना ही समय लिया और भैया यहां भी उतना ही समय लिया, तो समय बराबर है तो क्षेत्रफल भी यहां पर क्या होगा, ये घिरा हुआ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसका मतलब एक ही कारण है कि इसका यहां पर वेग अलग अलग रहता है, ठीक है। क्योंकि जहां अधिक दूरी पर होता है सूर्य से, जिन बिंदुओं पर ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर, जैसे कि यहां पर यहां पर यहां पर इस हिस्से में, तो यहां पर वेग क्या रहता है, कम रहता है और उतना ही लंबा क्षेत्रफल काउंट हो रहा है। और जहां पर सूर्य से नजदीक होता है वहां पर ग्रह का वेग क्या रहता है, अधिक रहता है, तो तेजी से वो तय कर लेगा क्षेत्रफल, यानी कि बड़ी आर्क बनाएगा और बड़ी आर्क बनाएगा तो क्षेत्रफल भी उतना ही कहां पर काउंट कर लेगा। यानी कि सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है सूर्य ग्रह को, वो समान समय में समान क्षेत्रफल जो है वो पार कर जाती है, क्योंकि ग्रह का वेग अलग अलग होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर। जहां अधिक दूरी होती है वहां पर ग्रह का वेग जो है, वेग की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफलीय वेग की बात नहीं, यहां पर समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो यहां पर कम वेग रहेगा, यहां पर अधिक वेग रहेगा। तो क्षेत्रफलीय वेग का सिद्धांत आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिया। और अब मैं बताना चाहता हूं कि वेग तो यहां पर अलग अलग था, लेकिन क्षेत्रफलीय वेग क्या है, वो नियत है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर तय किया यहां भी और यहां भी उतने समय अंतराल में। तो ग्रहों का जो क्षेत्रफलीय वेग है वो क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, बराबर रहता है। यही नियम है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी जो है वो तय करते, समान क्षेत्रफल पार कर जाती है। और यही क्या है, क्षेत्रफलीय वेग का नियम है। और क्षेत्रफलीय वेग इसका मतलब क्या रहता है, नियत रहता है, क्षेत्रफल को पार करने जाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो ये क्षेत्रफलीय वेग का नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, ये बड़ा मैन है, यहां पर आप लोगों को लिख लेना है कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम जो है वो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण, इन ग्रह का कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। अब कोणीय संवेग क्या होता है, जे होता है, जे का मान होता है आई ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, उस ग्रह का कोणीय वेग होता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह परिक्रमण कर रहा होता है तो उसका यहाँ पर वेग कौन सा होता है, कोणीय वेग होता है। एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ओमेगा का थीटा अपॉन टी। अब ये थीटा क्या होता है,
देखिए ये यहाँ से यहाँ पर गया तो उसने जो कोण डेवलप किया होगा ये वाला यहाँ पर थीटा, ये तो ये होता है थीटा, कोणीय विस्थापन कहते हैं इसे। कौन सा कहते हैं? कोणीय विस्थापन। ये होता है वहां यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया गया समय, तो डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कोण बना लिया उसने केंद्र पर? थीटा कोण बनाया, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो उसका हो गया कोणीय वेग विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय अपॉन समय। तो जब कोणीय वेग की आई में यानी कि mr स्क्वायर में गुणा कर दूं तो फिर क्या आता है? यहाँ पर कोणीय संवेग आता है, जे का मान। तो कोणीय संवेग इसका क्या रहेगा? हमेशा संरक्षित रहेगा, क्योंकि त्रिज्या तो छोटी बड़ी होगी ना, यहाँ पर त्रिज्या ज्यादा है, यहाँ पर त्रिज्या कम है। समझ में आ रही है बात दीर्घवृत्ताकार कक्षा की? ठीक है, ग्रहों की त्रिज्या, तो जब त्रिज्या छोटी बड़ी होगी तो कोणीय संवेग भी यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर ज्यादा त्रिज्या है तो उसी हिसाब से यहाँ पर कोणीय वेग क्या रहेगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर कम त्रिज्या है तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी के अनुसार कोणीय संवेग जो है वो सुरक्षित इसका रहता है। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल है परिक्रमण कालों का नियम। किसका नियम? परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल क्या होता है? एक प्रकार का समय है। काल का मतलब समय, यानी कि किसी भी ग्रह, अगर कोई ग्रह यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट किया और वापस इसी स्थान पर पहुंच गया, यानी कि एक चक्कर को लगाने में किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय ही क्या है? उसका सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल है। तो परिक्रमण काल के बारे में केपलर ने एक नियम दिया है कि जो परिक्रमण किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल है, उसका वर्ग जो है, उसका जो वर्ग है, यानी कि अगर t परिक्रमण काल है तो t का जो वर्ग है वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस ग्रह, उस वृत्ताकार जो कक्षा है उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष, देखिए दीर्घ अक्ष कौन सी होती है? ये यहां से लेकर के यहां तक होती है दीर्घ अक्ष। ठीक है, तो मान लिया ये अर्ध कहां तक होगी? आधी कहां तक होगी? यहां तक होगी ना, यहां से लेकर के यहां तक ही तो होगी आधी। तो इसका मान लिया अगर a है, ठीक है, क्या है? a। तो जो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल है t, उसका वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, थर्ड पावर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये रूल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है। केपलर नियतांक यहां पर आएगा टी स्क्वायर बराबर के ए क्यूब, ये रूल आपको याद रखना है। केपलर नियतांक यहां पर आप लोगों को आएगा, इसके बराबर करेंगे तब, यानी कि ये तो दीर्घ अक्ष है यहां से लेकर के यहां तक, और अर्ध दीर्घ अक्ष कहां तक होगी? इसके बिल्कुल आधी। ये लघु अक्ष है, ऊपर से नीचे वाली, ये लघु अक्ष है। ये कौन सी अक्ष है? दीर्घ अक्ष। तो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण काल है उसका वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के अनुक्रमानुपाती होता है। ये थर्ड रूल है केपलर का। तो केपलर के तीनों नियम हम लोगों ने समझ लिए। यहाँ पर कोणीय वेग नियत है लेकिन क्षेत्रफलीय वेग क्या है? सॉरी, कोणीय वेग अलग अलग है लेकिन क्षेत्रफलीय वेग क्या है? इसमें यहाँ पर नियत नजर आ रहा है। तो तीनों रूल हमारे पास हैं ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के। पहला दीर्घवृत्ताकार कक्षा का नियम, सेकंड नंबर क्षेत्रफलीय वेग का नियम। क्षेत्रफलीय वेग का नियम मतलब किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार कर जाती है, क्योंकि कोणीय वेग उसका क्या होता है? यहाँ पर वेग क्या होता है? उसका वेलोसिटी अलग अलग रहती है। जहां पर वो दूर रहता है सूर्य से तो वहां पर वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जहां पर सूर्य के नजदीक है वहां पर उसका कोणीय वेग क्या रहता है? अधिक रहता है। तो यानी कि जो क्षेत्रफलीय वेग है, जो क्षेत्रफल तय करेगा वो यहाँ पर उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा जितना कि उतने समय अंतराल में यहाँ तय किया है। तो समान समय में वो समान क्षेत्रफल क्या है उसकी रेखा वो पार कर जाती है, यानी कि क्षेत्रफलीय वेग उसका क्या रहता है? नियत रहता है। ये किसके संरक्षण पर आधारित है? ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। जे बराबर आई ओमेगा, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताने की कोशिश थोड़ी सी करी है, समझाने की कोशिश करी है। और परिक्रमण कालों का नियम भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो ये तीनों रूल आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है इस चैप्टर के अंदर। उस टॉपिक का नाम मैंने लिख दिया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये टॉपिक है। अब इसको कैसे करते हैं, क्या इसके अंदर समझाएंगे? देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा
लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से किस तरीके से पढ़ते हैं वो मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कैसे करता है इसको। सबसे पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, उसको किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व का मतलब द्रव्यमान से सीधा सीधा निकाला जाता है, द्रव्यमान से। गुरुत्व का मतलब द्रव्यमान से निकाला जाता है, द्रव्यमान से जुड़ाव है इसका। और उनके बीच में आकर्षण, गुरुत्वों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वही है गुरुत्वाकर्षण बल। उसका मान कितना होता है वही न्यूटन ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमें बताता है कि द्रव्यमानों के बीच कितना आकर्षण बल लग रहा है वो। न्यूटन ने हमें क्या बताया? न्यूटन ने हमें बताया कि भाई ब्रह्मांड जो इतना बड़ा हमारा है, पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में अगर कोई दो कण हैं, दो कण, दो पिंड जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, जिनमें कुछ ना कुछ मतलब दो कण है कहीं भी है, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। तो यदि दो कण कहीं भी ब्रह्मांड में किसी भी कोने पर स्थित हैं, उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है, तो उन दोनों कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं इस घटना को। और इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है वो एक नियम के पद्धति है, उस नियम को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, वही हम लोगों को निकालना है। समझ में आ गई बात? अब वो किस तरीके से लगता है, वो किस तरीके से लगता है, क्या उसका मान होता है, वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर बताया है। कैसे करेंगे कि देखो क्या नियम है। सबसे पहले नियम मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सिंपल शब्दों में याद रखना आप लोगों को। कणों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा, यह बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आकर्षण बल लगता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही है। अब नियम क्या कहता है कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मान किसने बताया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। और किन किन बातों पर यह मान निर्भर करता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? अगर मैं चित्र के माध्यम से समझाऊं आप लोगों को, मान लिया एक कण ये था और दूसरा कण यहां है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो ये किसी ना किसी दूरी पर एक दूसरे से स्थित होंगे। मान लिया ये दूरी कितनी है इनके बीच की? r दूरी मान ली। कितनी दूरी मान ली? r, जो जैसा कि आपकी बुक्स में लिखा होता है rx, कुछ भी ले लो। अब क्या ये ब्रह्मांड में दो कण स्थित हैं, एक कण का नाम m1 है, दूसरे कण का नाम मेरे भाइयों m2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो क्या इनके बीच कोई बल लग रहा होगा? क्या? बिल्कुल 100%। हमेशा याद रखना कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में अगर दो कण हैं, दो पिंड हैं जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो उनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। और उस आकर्षण बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा हो। यह सत्य है, यह सार्वत्रिक सत्य है, याद रखना आप लोगों को। यह हर जगह है, गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह लग रहा होगा। आंख मीच करके बता देना कि अगर दो
कण स्थित हैं कहीं भी हैं तो उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा। अब इसका मान कितना होता है वो न्यूटन ने एक नियम के अनुसार बताया है, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कैसे कि इस ये कण ऐसे बल लगेगा, देखिए इस कण ने इसके ऊपर ये बल लगाया आकर्षण बल, तो ये भी इसको आकर्षित करेगा इस तरीके से, यानी कि जो इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा है उसकी बिल्कुल सीध में ही लगने वाला है वो आकर्षण बल, इस यानी कि इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल F और F। समझ में आ गई बात आप लोगों की? तो ये F जो बल लगेगा वो इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के सीध में लगेगा, यानी कि अगर इसके कारण इस पर निकालना चाहूं, यानी कि इसने इसको आकर्षित किया किस बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगा इसकी सीध में। अगर इसके कारण इस पर बल निकालना चाहूं तो वो ऐसे आकर्षित करेगा, यानी कि दोनों का इकट्ठा बल, पारस्परिक बल जो दो के बीच लगे, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमेशा दो कणों का होना जरूरी है, दो द्रव्यमानों का होना जरूरी है। अकेले द्रव्यमान पर एक कभी नहीं लगता, याद रखनी है बात आप लोगों को, दो द्रव्यमान होने जरूरी हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो बस प्रभावी किसका रहता है वो थोड़ी देर में बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस बल का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? ये बल जो होता है दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती, जिनके, ठीक है, ऐसे द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा? पहले का m1 है, दूसरे का m2, तो गुणनफल क्या कहलाएगा दोनों का? m1 इंटू m2, तो गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह क्या होता है? जब भी बात करें व्युत्क्रमानुपाती की तो चिन्ह तो यही रहेगा और 1 में ले जाएंगे बस। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में फर्क नहीं पता। मैं बता रहा हूं कि अगर अनुक्रमानुपाती है तो बिल्कुल सीध में लिखा जाता है, अगर यही व्युत्क्रमानुपाती होता तो 1 के अपॉन में लिखते, 1 करके लिखना पड़ता है। तो जो बीच की दूरी है न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है कि लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी तो r है, उसका वर्ग क्या हो गया? r², तो इसके तो क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी के वर्ग के जब व्युत्क्रमानुपाती है तो ऐसे तो नहीं लिख सकता सामने, तो 1 के बटे में लिखूं ऐसे। अगर दोनों नियम मिला दिए जाएं, दोनों को एक जगह लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों? F यही रहेगा, जो अनुक्रमानुपाती है वो ऊपर रह जाएगा और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो नीचे आ जाएगा। क्या ये सही लिख रहा हूं? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इस प्रकार से है। तो अब ये नियम हमारा, ये नियम जो है यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है न्यूटन का, यानी कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो नीचे रहता है यानी कि दूरी उसके वर्ग के क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब इसने न्यूटन ने बता दिया कि कितना आकर्षण बल लगेगा दोनों द्रव्यमानों के बीच, तो इतना लगेगा। अब ये बराबर तो नहीं है, इसको बराबर करेंगे तो नियतांक यहाँ पर भौतिक विज्ञान में हमेशा आता है F बराबर, यहाँ पर कौन सा नियतांक आएगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अब इस कैपिटल G का नाम क्या है? इस कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक, यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाओ G तो वही रहेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसका नाम है। समझ में आ गई बात? तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब प्रॉपर हम F का मान निकाल सकते हैं कि F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r²। ये आप लोगों को बहुत याद रखना है, यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r², सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब इस G का मान हर जगह चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाओ,
इस जी का जो मान है वो प्रयोग के आधार पर न्यूटन ने निकाला था, वो ही रहने वाला है हर जगह। जी का मात्रक क्या होगा, जी की क्या डायमेंशन होगी, क्या जी की विमा होगी, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है और काफी प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान कितना होता है, अंक का मान कितना होता है, कितना मान होता है, 5, 7, 8 कितना मान होता है जी का, और क्या इसका मात्रक है और क्या इसकी विमा है। बहुत ध्यान देने की बात है, याद रखना आप लोगों को। कैसे निकालेंगे, देखो जी का मात्रक निकाल रहे हैं तो देखिए जी का मान ही निकाल लो प्रॉपर। तो जी बराबर किसके आएगा, ये आर स्क्वायर की एफ में गुणा हो जाएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन, फिर ये m1 m2 इस f के क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो m1 m2 नीचे जाएगा और इसकी गुणा जाएगी यहाँ पे, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ये g के मान का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब जब g का मान निकालना है तो 1 न्यूटन ले लो, उसका 1 मीटर स्क्वायर ले लो, दूरी इनके बीच की 1 मीटर लेनी है, दोनों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम लेने हैं, तो कितना बल लगेगा, वही क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा। भाई अगर दो द्रव्यमान है जिनका मान क्रमशः 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तब देखा गया कि उनके बीच कितना बल लग रहा है, तो पाया गया कि उनके बीच 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन का बल लग रहा था, और वही किसके बराबर होता है फिर जी के। तो जी का जो अंकिक मान है वो 6.67 गुणा 10 की पावर -11 होता है। अब मात्रक जी का कैसे निकाल लेंगे, जो जी के फॉर्मूले में है उनका मात्रक लिख लो। जी के फॉर्मूले में एफ है, दूरी है, द्रव्यमान है, तो देखिए जी के फॉर्मूले में एफ है तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फिर इसके इंटू में दूरी है, दूरी का वर्ग, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। फिर बट्टे को क्या कहते हैं, अपॉन को क्या कहते हैं, प्रति, तो प्रति बना दिया। नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम का वर्ग, तो ये इसका मात्रक आ गया। जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका जो है वो अपना आंकिक मान है। बात करूं विमाओं की, तो विमा भी बहुत आसान है, इसकी आप लोग निकाल सकते हैं कि बल की विमा लिख दो, दूरी की विमा लिख दो, द्रव्यमानों की विमा लिख दो। बल की लिखते हैं क्या है, mlt-2, दूरी की विमा क्या होती है, l होती है, तो इसका वर्ग है तो l का वर्ग हो जाएगा। पहले बच्चों समझ में आ रही है बात। नीचे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का वर्ग, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का स्क्वायर आएगा m स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले गए, m की 2 नीचे, ऊपर 1, तो माइनस की 2 जाएंगे ना, तो कितनी बचेंगी ऊपर, -1, m की -2 ऊपर प्लस की 1, तो m की -2, l की पावर कितनी हो जाएंगी, 3, 2 ये रही, 1 ये रही, तो t की पावर -2, m-1 l3 t-2 की विमा हो जाएगी। मान ये रहा अंकिक, और अपना g का फॉर्मूला ये डेवलप हुआ, f का फॉर्मूला ये डेवलप हुआ। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा फैक्ट बताने वाला हूं, समझने की बात है, देखिए समझिएगा प्रॉपर। अगर आप लोग सही जगह पढ़ रहे हैं तो यही फर्क रहता है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं ताकि स्टूडेंट को कुछ और समझ फिजिक्स के प्रति, भौतिक विज्ञान में और समझ विकसित हो सके। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे विकसित होगी आपकी समझ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाह रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। देखिए अगर कोई ऊपर पेड़ है और पेड़ पर फल लगा हुआ है और फल टूट कर नीचे गिरता है, तो आप लोग आसानी से कह देते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, ये पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है, ये पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल लगा दिया। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की मैं सही परिभाषा पढ़ाऊं, मैंने क्योंकि बिल्कुल सही पढ़ाई है आप लोगों को, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की सही परिभाषा पढ़ी जाए तो वो क्या है कि एक द्रव्यमान दूसरे पर बल लगाता है तो दूसरा भी दूसरे पर लगाता है। यानी कि अगर इसने इसे आकर्षित किया F बल से, तो इसने भी उतना ही बल लगाया होगा इस पर। तो यानी कि दोनों द्रव्यमानों के बीच अगर बल की बात करूं तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, मैं उस पर और वो मुझ पर, मैं उस पर और वो मुझ पर, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। तो एक बात यहां पर स्पष्ट कर दो, स्पष्ट कर देनी चाहिए कि कभी भी ये मत कहना कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिर गया। बिल्कुल सही है ये बात, आप अगर कहा जाए तो हम लोग ये कहते भी हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि आम अगर ऊपर से टूट कर गिरा है, अगर आम ऊपर था और पृथ्वी नीचे है, तो पृथ्वी और आम के बीच की दूरी, उस फल के बीच की दूरी कुछ ना कुछ रही होगी। तो पृथ्वी ने उसके ऊपर बल लगाया तो उतना ही बल आम ने भी पृथ्वी के ऊपर लगाया होगा। याद रखना आप लोगों को। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, समझो
समझो भाई, समझो प्यारे बच्चों, समझो उस चीज को। कैसे कैसे देख ली, मान लिया ये पेड़ की शाखा ऐसी है, ये रही शाखा, यहाँ पर एक फल लटका हुआ है, पृथ्वी ये रही, यहाँ पर पृथ्वी का तल ये रहा, तो दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, x दूरी है। तो इसने पृथ्वी ने इसके ऊपर आकर्षण बल लगाया F, तो भाई ये भी तो लगाएगा पृथ्वी के ऊपर, ये भी तो लगाएगा। जितना बल पृथ्वी ने मान लिया इसके ऊपर 25 न्यूटन का बल लगाया, तो ये भी 25 न्यूटन का बल पृथ्वी के ऊपर लगाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई इस बात को ठुकरा नहीं सकता। याद रखना आप लोगों की बात कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, लेकिन गिरा कौन? गिरा कौन? गिरा केवल आम का फल। आम के फल को नीचे गिरना पड़ा। क्यों गिरना पड़ा? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान तो भाई बहुत तगड़ा है। 25 न्यूटन के बल में 25 न्यूटन के बल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित खींच ले। लग तो रहा है 25 न्यूटन का बल पृथ्वी पर, 25 न्यूटन का बल पृथ्वी के ऊपर लग रहा है बराबर, लेकिन 25 न्यूटन के बल में इतना दम नहीं है कि वो उसे आकर्षित कर ले। लेकिन 25 न्यूटन जो पृथ्वी ने लगाया इसके ऊपर 25 न्यूटन का बल, उसमें इतना दम है कि वो उसे अपनी ओर तोड़ दे, पेड़ की शाखा से तोड़ते हुए अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चन उठता है कि यदि दोनों के बीच आम के फल या फिर कोई भी वस्तु जो ऊपर से नीचे गिर रही है, अब गिरने से पहले, तो कोई भी वस्तु है वो ऊपर ऐसे लटकी हुई है, क्या वो लटकी हुई वस्तु पृथ्वी पर बल लगा रही है? तो हाँ लगा रही है। जब दोनों के बीच बराबर बल था तो क्यों नहीं पृथ्वी हमारे तरफ आ गई? तो याद रखना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो उतने ही बल से आकर्षित नहीं हो पाती। तो आम ने भी इसके ऊपर 25 न्यूटन का बल लगाया था, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो चुका है, तो 25 न्यूटन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तो पृथ्वी को आकर्षित कर ले। लेकिन लग तो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे कि आम ने इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया था, पृथ्वी के ऊपर लगाया था, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण पृथ्वी नहीं गई, आम ही नीचे आ गया। तो आम ही क्यों गिरा, इसका आंसर यहां से सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गई आप लोगों के बात? तो ये बात अपने दिमाग में रखना हमेशा कि दो अगर कोई कण है, चाहे उसमें एक सूक्ष्म द्रव्यमान हो चाहे दूसरा बड़ा द्रव्यमान, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक का बल शून्य है, बल दोनों लगा रहे हैं, लेकिन जिसका द्रव्यमान कम होगा हमेशा वो ही जाता हुआ दिखाई देगा। ये बात आप लोग याद रखना, हमेशा दिमाग में ये बात नोट रखना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक पारस्परिक बल है, एक पारस्परिक बल है। तो ये हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ लिया, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हर दो द्रव्यमानों के बीच में। जी का मान पढ़ लिया, उसका मात्रक पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो इस चीज को आप लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को कीजिएगा नोट। देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर। उस टॉपिक का नाम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है अपना, क्या गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण बल, अभी हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा कि दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होनी चाहिए। तो एक बात में आप लोगों से प्रश्न यहां पर उठता है कि दूरी चाहे कितनी भी कर लो दो द्रव्यमानों के बीच, क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही रहेगा क्या? मान लिया एक द्रव्यमान ये रहा छोटे वाला, और एक द्रव्यमान यहाँ रहा, एक द्रव्यमान भारत में है दूसरा चीन में है, तो क्या इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर। तो क्या इन दोनों के बीच में बल लगेगा क्या, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या इन दोनों के बीच में? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता जाएगा, उतना ही। दूरी ज्यादा करूंगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखना आप लोगों को। दूरी जितनी ज्यादा उतना ये कम होता है। और एक ऐसी दूरी आ जाएगी, एक ऐसा दूरी हो जाएगी कि उसके बाद ये जीरो हो जाएगा भाई, ये लगना ही बंद कर देगा। ये जब बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा लगभग कि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही नहीं। यानी कि इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि भाई दूरी पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है तो इसके चारों ओर का कुछ ना कुछ इसका एक एरिया होगा, ये द्रव्यमान है तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एरिया होगा।
ठीक है, सबकी अपनी अपनी लिमिट है कि भाई मैं यहां तक आकर्षित कर सकता हूं, इसके बाद मेरा काम खत्म। इस द्रव्यमान ने क्या कहा कि भाई मैं तो बस यहां तक अगर कोई मेरा यहां तक अगर कोई दूसरा द्रव्यमान आ गया तो मैं गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लगा दूंगा, नहीं तो इसके बाद तो मेरा दम नहीं है, मैं खत्म हो गया भाई, कति मैं बिल्कुल खत्म हो गया, इसके बाद नहीं मैं ला सकता भाई गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब क्या है कि चाहे ब्रह्मांड के अंदर जितना कोई द्रव्यमान कहीं भी स्थित है तो उसके चारों ओर का एक एरिया होता है, एरिया उसके चारों ओर का क्या होता है, एक एरिया होता है। और उस एरिया का पता कैसे लगेगा कि मान लिया एक द्रव्यमान ये द्रव्यमान था यहाँ पर पहले ही, ये द्रव्यमान था पहले ही, अब कोई द्रव्यमान यहाँ पर है तो इस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो जैसे इसको और नहीं दिखलाए, फिर इसको और नहीं दिखलाए, फिर इसको यहां पर ले, तो यहां पर जैसे ही इस द्रव्यमान को लाए तो दोनों आकर्षण बल लगना शुरू हो गया, एकदम आकर्षित होकर के इसकी तरफ को चल पड़ा। तो जहां से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर दे कोई दूसरा द्रव्यमान, तो उसका मतलब कि यहां तक क्या है, इसका एरिया है, इस द्रव्यमान का एरिया कहां तक है, यहां तक है। यहां पर आने पर ही तो इस द्रव्यमान ने इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया। समझे मेरी बात को? इससे बाहर तो नहीं लगा रहा है। तो जिस द्रव्यमान किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करना, उसे फीलिंग आ जाए, यहां पर आकर एकदम आकर्षित होना शुरू हो गया, ऐसे जा रहा है, यहां पर आकर यह आकर्षित होना शुरू हो गया, तो उसे फीलिंग आई कि अब तो मेरे ऊपर बल लग रहा है भाई, आकर्षण बल इसने लगा दिया मेरे ऊपर आकर्षण बल। तो उसका मतलब क्या है कि किसी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा द्रव्यमान आ जाए तो वो एक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करे, तो वही क्या है, उस द्रव्यमान का क्या कहलाता है, गुरुत्वीय अक्षेत्र कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। याद रखना आप लोग। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में चाहे जितने भी द्रव्यमान हैं सबके अपने अपने क्या हैं, चारों तरफ के क्षेत्र हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। और उन्हीं गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई दूसरा द्रव्यमान आ जाए तो वे क्या लगाते हैं, उस पर एक बल लगाते हैं, तो वहां पर दूरी काउंट करते हैं, फिर वहां पर दूरी काउंट होती है। समझ में आ गई बात? तो उस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यानी कि हर पिंड का, हर कण का क्या है, उसके चारों तरफ का एक क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं, उसका गुरुत्वीय अक्षेत्र कहते हैं, अगर उस पर वो बल लगा रहा हो तो। याद रखना कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह अन्य कण पर बल लगाना शुरू कर दिया, फिर अन्य कण जिसमें आने पर बल का अनुभव करना शुरू कर दे, आकर्षण बल का अनुभव शुरू करना कर दे, तो वो क्या कहलाता है, उसका गुरुत्वीय अक्षेत्र कहलाता है। क्या पृथ्वी का भी गुरुत्वीय क्षेत्र है? क्या पृथ्वी का भी गुरुत्वीय क्षेत्र है? पृथ्वी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है कुछ ना कुछ, तो उसका भी क्या होगा, एक गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। हर ग्रह का क्या है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, मान लिया। तो ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं इसको, तो उसको मैं थोड़ा हटा दूं। ये समझ में आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चाहते तो आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को दोबारा सुन करके कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है। पृथ्वी का भी एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है भाई, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम लोग उपग्रह लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई उपग्रह जा रहा है, उड़ गया उपग्रह से, तो उपग्रह उड़ रहा है, तो उपग्रह जब पृथ्वी की सीमा से परे चला जाता है तो क्या उपग्रह पृथ्वी पर वापस गिरता हुआ देखा है कभी? भाई पृथ्वी तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा देना चाहिए, क्योंकि उपग्रह का द्रव्यमान तो बहुत थोड़ा है पृथ्वी की तुलना में, तो उपग्रह तो नीचे गिर जाना चाहिए ना हमारे ऊपर आकर के। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसने पृथ्वी, अगर मान लिया ये है, तो पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र ये रहा, क्योंकि उसने पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर लिया है, वो यहां पर है, वो यहां पर है, तो पृथ्वी इस पर कोई बल नहीं लगा रही है। याद रखना, पृथ्वी इस पर कोई आकर्षण बल नहीं लगा रही है, क्योंकि इसने पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर लिया है। जैसे ही ये पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा तो भाई एकदम नीचे गिरेगा, ऐसे तुम्हारे ऊपर आकर के, तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा ऐसे, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आएगा तो दोनों के बीच क्या काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर है तो कोई बल कार्य नहीं कर रहा होगा। याद रखना आप लोगों को कि अगर आप कोई गेंद है, कोई गेंद फेंक दे ऊपर की तरफ ऐसे, तो अगर गेंद पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तो गेंद कभी वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। क्यों नहीं लौटेगी? क्योंकि गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। यह बात आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे कि पृथ्वी का क्षेत्र है, ऐसे ही हर द्रव्यमान का अपना
उसके चारों तरफ का क्षेत्र होगा जिसमें कि वह अन्य द्रव्यमान पर एक गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई करता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब उसकी तीव्रता क्या होती है हम लोगों को पढ़नी है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तीव्रता भाई कोण कितना तेज है, कितना तेज है, कितना तेज है, कितना ज्यादा है, समझ में आ रही ना बात? तो यह है उसकी तीव्रता कितना तेज है। तो कैसे पता चलेगा? यहां पर पता चलेगा बल से। अब देख लो, जोर आजमाइश, कितने जोर है इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में, कितने जोर है भाई, कितनी ताकत है इसके अंदर, वही क्या है उसकी तीव्रता है। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो प्यारे बच्चों, ऐसा समझ लो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कितना तेज है, कोई कितना है। तो कैसे पता चलेगा? कितना बल लगाया उसी से तो लगेगा पता। कितना बल लगा दिया पृथ्वी ने, कितना ज्यादा बल लगा पाई, तो उसी से तो लगेगा पता कि कितनी तीव्र है, कितना तेज है। तो कैसे काउंट करते हैं? देखिए, जब भी बात आती है कहते हैं कि वो 10 झुंड की, कहते हैं ना कि मैदान में अकेला आ छाती ठोक के, कहते हैं ना सही कि अकेला आ तभी लगेगा ताकत का पता है। जब अकेले से फाइट होती है तभी तो जोर का पता चलता है, तभी तो तीव्रता का पता चलता है। सही में आ रही है ना बात आप लोगों को? क्या फिर 100 लड़के, 100 पहलवान एक पहलवान से लड़े, 10 पहलवान एक पहलवान से लड़े, तो क्या तीव्रता पता चल जाएगी क्या? अकेले की लगती है हमेशा पता। तो याद रखना, अगर इसका द्रव्यमान कुछ है, इसका द्रव्यमान कुछ है, कुछ भी है, और ये यहां पर है, ये यहां पर है पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में, तो पृथ्वी ने इस पर F बल लगाया, इसके m द्रव्यमान पर कितना बल लगाया? F। तो भाई वो तीव्रता नहीं है, तीव्रता है कि इसके एक द्रव्यमान पर कितना बल लगा। क्या पृथ्वी या फिर कोई भी कण, इसका द्रव्यमान मान लिया m, इसका क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र ये रहा इसका, और इसमें m द्रव्यमान आ गया, और इस पे हमेशा बल लगाएगी, आकर्षण बल, क्या कहेंगे उसको? F आकर्षण बल कहेंगे। तो यदि m द्रव्यमान पर इसने कितना बल लगा दिया? F लगा दिया, तो एक पर कितना जोर लगाया, कितना तेज है? तो एक पे देखेंगे कि एकांक द्रव्यमान पर कितना लगाएगी? F/m। तो एकांक द्रव्यमान पर जितना बल लगता है किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, वही क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। याद रखना आप लोगों को यह बात कि भैया अगर m द्रव्यमान पर F न्यूटन का बल लगा दिया, भाई 25 किलो द्रव्यमान पर 50 न्यूटन का लगा दिया, तो भाई 1 किलोग्राम पर कितना लगाएगा? वही है, उससे पता चलेगा कि कोई किसी का गुरुत्वीय क्षेत्र कितना तेज है, कितना तीव्र है। तो 1 किलोग्राम पर कितना लगाया वो देख लेंगे, 1 पर लगाया F/m, और यही क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। I से प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर क्या होगा? F/m। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? उस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात? मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक होगा। विमा भी निकाल सकते हैं, बल की विमा लिख दो mLt-2, और द्रव्यमान की विमा m, तो ये घटेगा Lt-2, उसकी वो विमा आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। ये आप लोगों के बहुत ही समझ में आ गया होगा कि तीव्रता क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। आगे समझ में आप लोगों को ये बात कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आखिर क्या होती है, कि भाई एकांक द्रव्यमान पर कितना बल लगाएगा, कितना तेज है, तो एक पे तो लगेगा पता, एक पर कितना, ठीक है। तो m पर वो बल लगाएगी F न्यूटन, तो एक पर कितने न्यूटन का बल लगाया? F/m, और इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र के तेजपना कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, जोर कहते हैं उसका। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के की जगह इस क्वेश्चन को नोट, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, अगर अभी तक आप लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा था कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये सबने पढ़ लिया था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग का बढ़ना हर अक्षण, हर समय लगातार वेग बढ़ जा रहा है। मान लिया पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, फिर 11 हो गया, फिर 12, 13, 14, 15 और 20, लगातार वेग बढ़ रहा है। यानी कि हर क्षण वेग में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो इस वेग के बढ़ने को, समय के साथ वेग के बढ़ने को ही क्या कहते थे? क्या कहते थे? त्वरण कहते थे। तो ऐसे ही अब बात हो रही है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की। मान लिया
ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है पृथ्वी की तरफ, तो जो गिरने का वेग है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड है, फिर थोड़ी देर बाद 6 हो जाएगा। तो एक गुण पाया जाता है कि जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ लगातार गिर रही है तो उसका वेग हर अक्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो लगातार ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, बढ़ता जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये किसके कारण बढ़ रहा है? ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण बढ़ रहा है। पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही है, एफ बल से कर रही है। किस बल से? एफ बल से। मान लिया अभी एफ बल से। द्रव्यमान वस्तु कितना है? एम है। तो गुरुत्व त्वरण को परिभाषित करते हैं जी से। किससे? जी से। तो जब ऊपर से पृथ्वी गिरती वस्तु का वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार वो वेग उसका क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वेग के बढ़ने को ही क्या कहते हैं? पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे त्वरण कोई सा भी हो, हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते थे इसको। तो त्वरण जब भी उत्पन्न होता है, तो त्वरण उत्पन्न जब भी होता है तो उसके पीछे किसी न किसी बल का हाथ जरूर होता है, कोई ना कोई एफ जरूर लगा होता है एम द्रव्यमान की वस्तु पर। तभी तो ये रिलेशन बनता है, तभी तो ये रिलेशन बनता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं बात? तो यहां पर गुरुत्व त्वरण है जी, तो जी के पीछे भी कुछ ना कुछ बल का काम करा होगा। तो किस बल ने काम किया है? कौन आकर्षित कर रहा है वस्तु को? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो F का मान एक क्या आना चाहिए? F बराबर एम जी। F बराबर एम जी। एम उस वस्तु का द्रव्यमान जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, जी उसमें उत्पन्न त्वरण। तो कौन सा त्वरण है ऊपर से नीचे आती वस्तु में? ऊपर से नीचे गिरती वस्तु में हमेशा कौन सा त्वरण होता है? गुरुत्व त्वरण होता है, जी होता है, जी। और जी का मान ये हम लोगों ने आपको बता दिया कि F बराबर एम जी। अब बात करते हैं G का मान हम लोग यहां से निकाल सकते हैं F अपॉन M करके, और प्रयोग के आधार पर G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कहते हैं कि ऊपर से नीचे गिरती वस्तु में 1 सेकंड में होने वाले वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? यहां पर क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। जी मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के तल पर कहीं भी चले जाओ, स्मॉल जी का मान यही होता है। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि स्मॉल जी व बड़े जी में क्या संबंध है? स्मॉल जी व जी में संबंध, ये बहुत ही खास है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉल जी व बड़े जी में क्या संबंध होता है। देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान ये जो होता है ना, F बराबर एम जी, ये F बराबर एम जी, इसे भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भार। और भार सदिश राशि है, और भार को अंग्रेजी में कहते हैं वेट। तो वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ F काम कर रहा है, तो जी उत्पन्न होगा गुरुत्व त्वरण के रूप में। तो द्रव्यमान और भार, वेट और मास दोनों अलग अलग राशि होते हैं। द्रव्यमान तो अदिश राशि होती है और भार होती है सदिश राशि, क्योंकि भार की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ रहती है। ठीक है, अगर खाली m कहूं तो द्रव्यमान है, अगर m में g की गुणा और कर दूं तो इनके द्रव्यमान में त्वरण की गुणा हो गई। तो अब क्या कहते हैं इस mg को? इस mg को कहते हैं भार। क्या कहते हैं? भार। मात्रक होता है इसका न्यूटन, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो द्रव्यमान और भार में फर्क समझो। खाली m है तो उसको द्रव्यमान कहेंगे, अगर इसमें g की गुणा है तो उसे क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। तो जो हम नापते हैं 65 किलोग्राम, 66 किलोग्राम, मेरे में वजन कितना है? 65 किलोग्राम है, तो 65 किलोग्राम क्या नाप रहे हैं? mg का मान नाप रहे हैं, m का नहीं। m का मान कब आएगा? जब 65 को 9.8 से भाग लगा दोगे तो द्रव्यमान आएगा। याद रखना, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ये हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया। अब बात आती है जी व जी में संबंध की। यह जी व जी में संबंध की, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? बहुत ही सिंपल इसका आंसर करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे? देखिए, स्मॉल जी तो होता है गुरुत्व त्वरण, जो अभी पढ़ा है, और बड़ा जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो क्या संबंध है? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किन्हीं दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमेशा, तो यदि उन दोनों कणों में से एक कण या फिर एक पिंड, उन दोनों पिंडों में से एक पिंड क्या हो? पृथ्वी हो। क्या हो? पृथ्वी हो। ठीक है, तो फिर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? तो फिर कितना? मान लिया ये पृथ्वी ये रही, मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान मानते हैं हमेशा m ऑफ अर्थ, me पृथ्वी के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं me से। मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या कितनी रही होगी? पृथ्वी की रेडियस r और e। पृथ्वी की त्रिज्या को re कहते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान को me कहते हैं। मान लिया पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। किस द्रव्यमान की? m। तो देखिए, पृथ्वी और इसके बीच की कुछ ना कुछ दूरी है,
तो वो दूरी हम जो मानते हैं वो आर ई के लगभग मानते हैं कि लगभग वो आर ई के बराबर ही है। पृथ्वी की त्रिज्या को ही इसकी दूरी में काउंट कर लेते हैं, नहीं तो वो प्लस करनी पड़ती। तो लगभग बीच की दूरी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही है। अब यदि उन दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यदि उनमें से एक पिंड पृथ्वी और दूसरा पिंड है ही जो कुछ है, वो उसका द्रव्यमान m है, तो क्या इन दोनों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा? हाँ करेगा। पृथ्वी इस पर लगाएगी, ये पृथ्वी पर लगाएगा, तो कितना बल लगेगा? अगर मैं बात करूं F की, तो इसके लिए बता रहा हूं मैं रिलेशन निकालने के लिए, तो कितना लगेगा? G F बराबर G, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। किसके? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। इस एक दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल, इसका द्रव्यमान पृथ्वी का m ही है, इसका m है, तो गुणनफल क्या आएगा? m(e) × m अपॉन बीच की दूरी। कितनी है बीच की दूरी इन दोनों की? भाई दूरी तो त्रिज्या से कुछ ज्यादा है, तो हम त्रिज्या के बराबर ही मानते हैं लगभग। तो त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की? r ही, उसका वर्ग। ठीक है, तो ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब मैं बात कहूं कि यदि इस पर जो पृथ्वी है, इस द्रव्यमान पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना है? स्मॉल जी। त्वरण की बात करूं, यदि ये गिरना शुरू हो जाए पृथ्वी की तरफ, तो कितने त्वरण से गिरेगा? स्मॉल जी से 9.8 से गिरेगा, नहीं गिरेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, पृथ्वी के केंद्र की ओर इतने से गिरे। तो अगर मैं बात करूं, अगर स्मॉल जी दिया हुआ है और उस पिंड का द्रव्यमान पता है जो गिर रहा है, तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल बनता है? m × g, F बराबर m × g। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है साधारण नियम से, और ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है किसके नियम से? न्यूटन के नियम से। तो दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, तो क्या मैं mg के बराबर, ये समीकरण नंबर 1 बना लो, ये समीकरण नंबर 2 बना लो, तो क्या मैं mg के बराबर इसके बराबर ये रख सकता हूं? दोनों एक ही तो बात है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मैं mg के बराबर किसको रख देता हूं? बड़ा G me × m अपॉन आर ई का वर्ग। देखिए m से m भाग लगाए कट जाएगा, तो इसकी गुणा यहाँ पर जाएगी, तो g की गुणा आर ई स्क्वायर में पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग इंटू जी एम ई। तो ये रिलेशन होता है अपना स्मॉल जी में और बड़े जी में, यानी कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्मॉल जी भी है और बड़ा जी भी है। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसमें स्मॉल जी तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, और भैया जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और m e पृथ्वी का जो है वो द्रव्यमान है। तो ये आप लोगों को सब चीज नोट करना। देखिए वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, कोशिश कर रहा था कि शायद इसी वीडियो में ये खत्म हो जाए, लेकिन अब आने वाली 2 वीडियो उसके बाद आएंगी, जब जाकर के गुरुत्वाकर्षण नामक टॉपिक खत्म हो पाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो का कंटेंट और सिलेबस अच्छा लग रहा है कवर कराना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को तो कर ही दे जो करना होता है, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दें कि हम लोगों को और क्या बेहतर करना चाहिए, क्या हम लोग कर सकते हैं इससे भी अच्छा। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, डाउट और ये भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।